चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। संसद में पहुंचा सीएम केजरीवाल का मुद्दा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा संसद पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी सीबीआई द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताते हुए राज्यसभा में स्पेशल मेंशन नोटिस दिया। संजय सिंह ने नोटिस में कहा कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के मामले में जमानत मिलने के बाद तुरंत सीबीआई पर दबाव बनाकर एक फर्जी केस दर्ज कराया गया। यह केवल लोकतंत्र की हत्या नहीं बल्कि संघीय ढांचे का भी हनन है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एथर एनर्जी महाराष्ट्र में अपना तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी, 2000 करोड़ का निवेश करेगी। नए प्लांट से 4000 लोगों को रोजगार मिलने की है उम्मीद। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर एथर एनर्जी महाराष्ट्र में अपना तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। कंपनी इस प्लांट के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र के औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी में स्थापित करने के प्लान का ऐलान किया है। एथर एनर्जी के इस प्लांट से 4000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें, इस नई फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और बैटरी पैक दोनों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। एथर एनर्जी के इस निवेश को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर खुशी साझा की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। विदेश में रह रहे भारतीयों ने 10 लाख करोड़ भेजे, ये दुनिया में सबसे ज्यादा। पाकिस्तानी प्रवासियों ने पैसे भेजना कम किया। जी हां दोस्तों, विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने 2023 में 10 लाख करोड़ रुपए भारत भेजा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। विश्व बैंक ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। विदेशों में पैसा कमाकर वापस अपने देश भेजने में मैक्सिको दूसरे नंबर पर है। वहां के लोगों ने 5 लाख करोड़ रुपए अपने देश भेजे। इस लिस्ट में 4 लाख करोड़ के साथ चीन तीसरे, 3 लाख करोड़ के साथ फिलीपींस चौथे और 2.2 लाख करोड़ रुपए के साथ पाकिस्तान 5वें स्थान पर रहा। लिस्ट से यह पता चलता है कि कम आय वाले और मध्यम आय वाले देशों के प्रवासियों ने अपने देश में पैसे भेजे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। साउथ अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची, अफगानिस्तान को हराया, चोकर्स का दाग मिटाया, 7 बार सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। अफ्रीका पहली बार ही किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। टीम पर लगा चोकर्स का दाग भी मिट गया। साउथ अफ्रीका 5 बार वनडे और 2 बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। दोस्तों पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीता था। त्रिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच पर पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान 56 रन पर ही ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट खोकर यह टारगेट हासिल कर लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सीजीआई बोले अब तक पॉलिटिकल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा, कहा भारत में जज सरकार की पॉलिटिकल ब्रांच से अलग थलग जीवन जीते हैं। जी हां दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ जून में लंदन गए थे, जहां ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी ने उनके साथ एक चर्चा रखी। इस दौरान उनसे पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में जुडिशरी पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा है। इस पर उन्होंने कहा कि बतौर जज 24 साल के करियर में उन्हें कभी भी किसी सरकार के राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। सीजीआई ने कहा कि परंपराओं के अनुसार भारत में जज सरकार की पॉलिटिकल ब्रांच से अलग थलग जीवन जीते हैं। साथ ही जज अक्सर अपने फैसलों के संभावित राजनीतिक परिणामों को लेकर सचेत रहते हैं। लाइव लो की रिपोर्ट के मुताबिक यह क्वेश्चनायर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी ने किया था, जिसमें उनसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा सवाल भी पूछा गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार के FNO सेगमेंट में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी ने बढ़ाई RBI की चिंता। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में डेरिवेटिव सेगमेंट में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को लेकर चिंता जताते हुए आगाह किया है। RBI के मुताबिक महज 1 साल में डेरिवेटिव सेगमेंट में रिटेल निवेशकों की भागीदारी में 42.8% का उछाल आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बगैर किसी रिस्क मैनेजमेंट के बाजार में अचानक आए तेज मूवमेंट से निवेशकों पर बुरा असर पड़ सकता है और इसका असर कैश मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जून में 1000 रुपए से ज्यादा गिरा सोना, यह 71,730 पर आया। चांदी भी 95,500 से फिसलकर 90,000 पर आ गई। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 27 जून को भी गिरावट देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपए गिरकर 71,730 रुपए पर आ गया। कल इसके दाम 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये 90,000 रुपए पर बनी हुई है। दोस्तों इसी महीने अब तक सोने की कीमतों में 1030 रुपए की गिरावट देखने को मिली। ये 30 मई को 72,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 71,730 रुपए पर आ गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।
टाटा ग्रुप का जलवा बरकरार, एक बार फिर बनी देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, टॉप 10 में शामिल है यह नाम। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप एक बार फिर से अपना जलवा बरकरार रखते हुए देश की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनी हुई है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी लेटेस्ट रैंकिंग में टाटा ग्रुप फिर से भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी। टाटा ग्रुप का ब्रांड वैल्यू 28.6 बिलियन आंका गया है, जो कि पिछले साल से 9% ज्यादा है। यह ग्रोथ डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस करने वाली नई बिजनेस स्ट्रेटजी के कारण हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा समूह का ब्रांड वैल्यू पहली बार $30 मिलियन के करीब पहुंच रहा है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर इन्फोसिस है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल कश्मीर पहुंचेगा। बाल्टान अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री। 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। जी हां दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को कश्मीर पहुंचेगा। यहां से वे उत्तर कश्मीर बाल्टान और दक्षिण कश्मीर अनंतनाग बेस कैंप जाएंगे। शुक्रवार को सुरक्षा काफिले के साथ सभी तीर्थयात्री घाटी के लिए रवाना होंगे और शनिवार को अमरनाथ के दर्शन करेंगे। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बुधवार से हो गई। जम्मू के एसडीएम ने बताया कि सरस्वती धाम सेंटर से ऑफलाइन टोकन लिया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत से पहले ही साधु संत जम्मू पहुंचने लगे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रभास की फिल्म ने खत्म किया बॉक्स ऑफिस का सूखा। कल की 2898 एडी ने पहले दिन कमाए इतने करोड़। जी हां दोस्तों, प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और कमल हसन की फिल्म कल की 2898 एडी ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। इन सभी सितारों के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कल की 2898 एडी को एडवांस बुकिंग में काफी शानदार रेस्पॉन्स देखने को मिला। अमिताभ बच्चन और प्रभास की इस फिल्म की एडवांस बुकिंग पूरी दुनिया में बेहतरीन हुई है। दोस्तों, सेकनिल्क की ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रभास और अमिताभ बच्चन की फिल्म कल्कि ने पहले दिन 52.73 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। हालांकि यह अभी फिल्म के अनुमानित आंकड़े हैं। कल की 2898 के आंकड़ों में बदलाव देखने को आगे मिल सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। श्रीलंका के हेड कोच सिल्वरवुड ने इस्तीफा दिया। सलाहकार कोच जयवर्धने ने भी पद छोड़ा। T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गई थी टीम। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड ने हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। सिल्वरवुड अप्रैल 2022 से इस पद पर थे। SLC ने अप्रैल में उनका कार्यकाल मौजूदा T20 वर्ल्ड कप तक बढ़ा दिया था। वहीं पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने ने भी बुधवार को सलाहकार कोच का पद छोड़ दिया। वारेंदु हसरंगा की कप्तानी वाली श्रीलंकाई टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। उसे बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका से हार झेलनी पड़ी थी। दोस्तों आपको बता दें, सिल्वरवुड के कोच रहते श्रीलंका ने 2022 में T20 एशिया कप जीता था और उनके कार्यकाल में 2023 में वनडे एशिया कप के फाइनल में भी उन्होंने जगह बनाई थी। हालांकि इस दौरान श्रीलंका ने 2 बार वर्ल्ड कप में भी निराशाजनक प्रदर्शन किया। लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स से हुए डिस्चार्ज। तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार रात भर्ती किया था। डॉक्टर बोले माइनर ऑपरेशन हुआ। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 26 जून की शाम को उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल लाया गया। उन्हें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि उनका एक छोटा ऑपरेशन किया गया। हालात में सुधार होने के बाद गुरुवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई।